हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इंटेलिजेंस पे। आज हम दिल्ली सल्तनत एवं उस पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में जानेंगे। यह हमारा मध्यकालीन भारत का पार्ट 2 होगा। इससे पहले के पार्ट में हमने भारत पर अरबों का आक्रमण टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमने महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण देखा था। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरुआत में हम उसके रिस्ट पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें मोहम्मद गौरी का आक्रमण देखेंगे और फिर दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोहम्मद गौरी का आक्रमण। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, जिसका शासक मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में बना। भारत पर मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था तथा दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर किया, जो कि गुजरात में स्थित है। परंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह परास्त कर दिया। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ एवं मोहम्मद गौरी को अपने स्वदेश वापस लौट जाना पड़ा। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद गौरी पुनः भारत पर आक्रमण किया और 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान को उसने बंदी बना लिया। तीसरा युद्ध है चंदावर का युद्ध। यह युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजयी हुई। गौरी की मृत्यु। मोहम्मद गौरी ने भारत के जीते हुए प्रदेशों को सेनापतियों को सौंप दिया और गजनी अपने साम्राज्य वापस लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को हो गई थी। अब हम देखते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 प्रमुख वंश आते हैं, जिसमें पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। सबसे पहले हम देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। साथ ही साथ अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो व्यक्ति था बख्तियार खिलजी, वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेना नायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया, किंतु चूंकि वह एक बहुत ही अयोग्य शासक था। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई और अपनी राजधानी को, चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली को स्थापित कर दिया। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया है। दूसरा कार्य, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, जिसमें तांबे के बने सिक्के को हम जीतल के नाम से जानते थे। इक्ता व्यवस्था को लागू किया एवं चालीसा का निर्माण किया। चालीसा एक 40 तुर्क सरदारों का गठन होता है, उसका निर्माण इल्तुतमिश ने ही किया था। इसमें 2 प्रमुख कार्य उसके द्वारा इक्ता व्यवस्था और चालीसा, ये दोनों प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज एवं उसकी मां शाह तुर्कन गद्दी पर बैठी, परंतु सभी अयोग्य शासक निकले। तुर्की अमीरों ने रजिया सुल्तान को पदासन किया और इस प्रकार वह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके है और ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने शासिका बनने के साथ पर्दा प्रथा का परित्याग किया एवं पुरुषों की तरह चोगा एवं कुल्हा यानी चोगा एवं टोपी पहनकर दरबार में जाने लगी। रजिया सुल्तान की हत्या
13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। रजिया की मृत्यु के बाद कई छोटे छोटे शासक बहराम शाह, अलाउद्दीन, महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, परंतु अस्थायी रूप से गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। उसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। उसने राज दरबार में सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी। उसके राज दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन, जो प्रसिद्ध फारसी कवि थे, उसके दरबार में रहते थे। शमसुद्दीन केमश जो था गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो चलिए अब देखते हैं हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से बहुत सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सवाल उत्तर मुगल काल से है। पहला सवाल है, शाह ए बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो शाह ए बेखबर के नाम से मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, उसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला था? दोस्तों 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय मोहम्मद शाह का शासनकाल था। रंगीला नाम से किस शासक को जाना जाता था? रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता था। भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था और तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपना पेंशन बढ़वाने के लिए। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल को कैदी बनाकर किस जेल में रखा गया था? दोनों को कैदी बनाकर म्यांमार, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, उसके रंगून स्थित मांडले जेल में बंदी बनाकर रखा गया था और इसी जेल में बहादुर शाह जफर की मौत भी हो गई थी। बहादुर शाह जफर का मकबरा भी रंगून में ही स्थित है। मुगल काल में सबसे प्रचलन वाला सिक्का कौन सा था? मुगल काल में सबसे प्रचलित सिक्के सोने के सिक्के थे, जिसे इलाही के नाम से जाना जाता था। चांदी के सिक्के को रुपया के नाम से जाना जाता था। मुगल काल के समय किस प्रमुख चित्र को अब्दुल समद की देखरेख में पूरा किया गया था? ये चित्र थी हमजनामा। औरंगजेब के समय किसने 31 सालों तक दीवान पद पर काम किया? असद खान नामक व्यक्ति ने 31 साल तक दीवान पद पर काम किया था। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत के नाम से जाना जाता था। किस चित्रकार को जहांगीर ने ईरान के शासक शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा? बिशन दास नामक चित्रकार। इसके आने वाले पार्ट में हम देखेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।